नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माधवी के हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी थी वह। उसे एकदम जड़ता बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और ना जाने क्या क्या झेलना बाकी। अभी संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, कि फिर उथल पुथल शुरू हो जाती। दोनों बच्चों को अकेले पालने में उसने जो मुसीबतें झेली थी उसकी गवाह वह सिर्फ अकेली थी। पल्लवी 11 साल की हो गई थी और पल्लव 9 वर्ष का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे वरन सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे महसूस करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसीलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की। माधवी को अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। चरित्रहीन है यह। चरित्रहीन है, इसीलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं। इसीलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंत पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख पल्लवी ने कोर्ट का कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई थी कि माँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पल्लव तू सो जा, पल्लवी ने कहा तो वह बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है, वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी आप चिंता ना करें। मैंने टीवी में एक सीरियल में देखा था कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी आप भी नहीं जाना। पल्लव की बात सुनकर माधवी हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी कि हमें अपनी मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? पल्लवी के स्वर में रोष था। कोई गलती न होने पर भी माधवी इस समय बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह माधवी ने दोनों बच्चों को सुलाया। रात की कालिमा परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत हो उसने बच्चों की ओर देखा। नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? तब कहाँ गया था पिता का अधिकार जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था? बच्चों की बगल में लेटकर माधवी ने उनके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग में बार बार चरित्रहीन शब्द किसी पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से एक बार भी उस पर एक और आरोप लगा दिया गया, और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया, जिसे कभी झल्ली, मूर्ख, बेअकल और गवार कहा जाता था। माधवी को लगा कि नरेश का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिर में तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया, पर शब्दों की व्यू रचना
तो बरसों पहले ही हो चुकी। अचानक तुम गवार हो शब्द गूंजने लगे। माधवी घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गवार मेरे पल्ले बांध मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा पत्नी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है। तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे घर का काम तो मेड भी कर सकती, पर कमा कर तो पत्नी ही दे सकती। नरेश हमेशा उस पर झल्लाता रहता था। माधवी ज़्यादातर चुप ही रहती। वह बहुत पढ़ी लिखी न सही पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर देवर नंद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता है कि चिल्लाकर एक बार नरेश को चुप ही करा दे, पर सास ससुर के सम्मान का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सी लिया था। घर में विवाद हो यह वह नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वह पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वह भी कपड़ों से। ऐसी नरेश की सोच थी, पर माधवी स्मार्टनेस सोच में लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशें फिर ठहर गई। बच्चों का अच्छा पालन पोषण प्राथमिकता बन गई, मगर खर्चे बढ़े तो नरेश की जल्लाहट भी बढ़ गई। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की पढ़ाई और माँ बाप की भी जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी। माधवी पति की मानसिकता समझती थी, इसीलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर गालियाँ ही मिली। कोई सर्टिफिकेटेड जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गवार को कौन नौकरी देगा। बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमेन्स को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती, पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ाती। माधवी सचमुच चाहती थी कि वह कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गवार की आवश्यकता नहीं। मैं किसी और नौकरी पेशा करने वाली लड़की से शादी करूंगा। तेरे जैसी फूहड़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। माधवी सख्ते में आ गई। फूहड़ और गवार हूँ मैं कि नरेश, वह कह नहीं पाई। सास ससुर के समझाने पर भी नरेश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देख उस समय माधवी भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। 2 वर्ष की पल्लवी और 1 साल के पल्लव को लेकर जब उसने घर की देहरी के बाहर पांव रखा था, तब उसे क्या पता था कि नरेश का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। मायके में आकर भाई भाभी की मदद व स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, स्वयं का किराए पर एक घर ले लिया। इतने वर्षों बाद फिर से यह झंझावत कहाँ से आ गया। यह सच है कि नरेश ने तलाक नहीं लिया था, पर सुनने में आया था कि वह किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे। वह इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे नरेश के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालते रहना होगा। उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह जब चाहे जैसे मर्जी आरोप लगा सकता है, और फिर किस हक से। अब वह तलाक लेगी नरेश से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी माधवी। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस पुरुष ने। प्रति उत्तर में नरेश ने माधवी पर आरोप लगाया, तुम्हारे जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती, उनसे हंस हंस कर बातें करती। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी पुरुष के साथ घूमने के लिए स्वतंत्र है? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती, मैं इसे अपना लूँगा। माधवी क्रोधित होकर बोली, नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाती हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊं। नरेश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ और ना ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक जरूर लूँगी। जज साहब,
अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसे कमाना चरित्रहीनता की निशानी है तो हाँ, मैं हूँ चरित्रहीन। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पाँव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है जो अपने हिसाब से औरत के अस्तित्व को तोड़ती मरोड़ती रहती, उसकी भावनाओं को अपने दम्भ के नीचे कुचलती रहती। मुझे बताइए मैं चरित्रहीन हूँ या नरेश जैसा पुरुष? माधवी के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, नरेश फुफकार कर बोला। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस, फिर चक्कर लगाती रहना अदालत के बरसों तक। परंतु मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लंबा केस चलता जा रहा था। पल्लवी और पल्लव को माधवी को ना चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस पुरुष को जानते तक नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं, फिर इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अदालत में 2 वर्ष तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। नरेश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और माधवी पर मानसिक रूप से अत्याचार करने व उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत की अस्मिता को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में बढ़ने से रोकते हैं। माधवी को परेशान करने के एवज में नरेश को उन्हें 5 लाख रुपए का हर्जाना भी देना होगा। माधवी ने नरेश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह हारे हुए नरेश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर पर साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए माधवी के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने उसे कस कर पकड़ लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।